नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड की। यह फंड पिछले 5 ईयर से एग्जिस्टेंस में है और इस बीच उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। इन्हीं सभी टाइम फ्रेम्स में 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर तीन ही टाइम फ्रेम अवेलेबल हैं, क्योंकि इसको एग्जिस्टेंस में ही आए अभी 5 साल ही हुआ है। सभी टाइम होराइजन्स में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट 1 ईयर और 3 ईयर के टाइम फ्रेम में यह अपने कैटेगरी में नंबर 1 पे रहा है। पिछले साल भी मार्केट में इतना उथल पुथल होने के बावजूद भी, इतना मार्केट में गिरावट आने के बावजूद भी, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि पिछले 6 महीने में काफी गिरावट रही है, तो उसके बावजूद इस फंड ने 21% के एक बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, जबकि कैटेगरी एवरेज पिछले एक वर्ष में सिर्फ 13%। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि यह फंड आपके लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है, जबकि मार्केट में गिरावट आई हुई है और पिछले एक सप्ताह से थोड़ा सुधार भी है मार्केट में। तो क्या यह समय इन्वेस्टमेंट के लिए, लमसम के लिए सही है, और क्या इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी होती क्या है, इसके क्या डायरेक्टिव्स हैं सेबी द्वारा। तो इस कैटेगरी में जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनको इन्वेस्टमेंट करना होता है मिनिमम 35% लार्ज कैप कैटेगरी के शेयर्स में और अनदर % मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स में। बाकी का जो 30% है उसको वो अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से फंड मैनेजर किसी भी तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप थोड़ा सा डीपली यदि देखें तो आप देखेंगे कि इसमें एक मल्टी कैप फंड और एक फ्लेक्सी कैप फंड की भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं एक लार्ज एंड मिड कैप फंड में, जिसके चलते यह एक अच्छा रिटर्न आपको जनरेट करके देते हैं और स्टेबिलिटी भी आपको मिल जाती है, क्योंकि मिनिमम 35% इनको इन्वेस्टेड रहना है लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में। तो देखिए, जहां तक इस फंड के रिटर्न्स की बात करें तो इसकी 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी रही है, जहां पर इसने कैटेगरी एवरेज को काफी हैंडसम मार्जिन से बीट किया है। लेकिन इसकी शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। शॉर्ट टर्म से मतलब नियर टर्म परफॉर्मेंस मीन्स कि पिछले 6 मंथ्स में जब से कि मार्केट में गिरावट है, और YTD देखें, अगर आप 1 जनवरी से लेकर अभी तक के पीरियड में देखें तो इस फंड की परफॉर्मेंस काफी खराब है। YTD में तो इसका बहुत खराब हाल है। यहाँ पर इसने गिरावट दिखाई है 17% की, 17% की मासिव गिरावट इसने दिखाई है अपनी NAV में, जबकि लार्ज एंड मिड कैप फंड कैटेगरी में यह गिरावट है सिर्फ 7% की। वहीं यदि पिछले 6 मंथ्स की बात करें तो इसने गिरावट दिखाई है 14% की, जबकि कैटेगरी में गिरावट है सिर्फ 11% की। तो 6 मंथ पीरियड में देखें या YTD में भी देखें तो इसने ज्यादा गिरावट दिखाई है अपनी कैटेगरी की तुलना में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस काफी एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करता है मार्केट में, तो उसी के चलते जब कोई फंड एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करता है तो उसकी NAV में काफी तेज मूवमेंट आता है ऊपर की तरफ, यदि मार्केट्स में थोड़ा भी बुलिश ट्रेंड बनता है, और मार्केट में यदि गिरावट आती है तो उस फंड की NAV में गिरावट भी काफी तेज आती है। तो यही कारण है कि मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस के सभी फंड्स में यही स्थिति है कि मार्केट में जब से गिरावट आई है यह दूसरे फंड्स की तुलना में काफी तेजी से गिरे हैं, अपने कैटेगरी एवरेज की तुलना में भी काफी तेजी से नीचे गिरे हैं। लेकिन जैसा कि डिस्कस किया कि इस तरह के फंड्स में जो कि एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, जब मार्केट बुलिश होता है तो इसमें रिकवरी भी काफी तेज होती है। तो यह भी विटनेस किया गया है कि अभी रिकवरी सिर्फ पिछले एक सप्ताह से है, लेकिन इस एक सप्ताह में ही इन मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस के फंड्स ने ज्यादा तेज रिकवरी दिखाई है अपनी कैटेगरी की तुलना में। अब जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करते हैं कि जब कोई अच्छा फंड या कोई अच्छा शेयर उनको एक रीजनेबल वैल्यू में बाय करने के लिए मिल जाए, थोड़े गिरावट में बाय करने के लिए मिल जाए। तो जबकि इस फंड की NAV में 1 जनवरी से अभी तक 17% का गिरावट आ चुकी है, तो यह एक अच्छा अवसर है उन इन्वेस्टर्स को जो इस बात को समझते हैं, इस बात से कन्विंस हैं कि इस तरह के फंड जैसे कि मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस के सभी फंड्स हैं, जब रिकवरी आएगी मार्केट में तो बहुत तेजी से रिकवर करके फिर से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और अपनी कैटेगरी से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस इनका होगा। इस फंड के और मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस के सभी फंड्स में गिरावट का एक दूसरा कारण मार्केट की गिरावट तो है ही, इसके साथ साथ दूसरा कारण इनके साथ जो डिस्प्यूट जुड़ा कल्याण ज्वेलर्स वाला, उसके चलते भी है, जिसके चलते इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई। उसके चलते भी मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस की
सभी स्कीम्स की परफॉर्मेंस काफी पूरी तरह प्रभावित हुई। लेकिन अब कल्याण ज्वेलर्स वाला इशू लगभग सेटल हो गया है और अब स्थिति बदल रही है और मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस के सभी फंड्स ने रिकवरी दिखाना शुरू कर दिया है, जिसमें यह फंड भी शामिल है। यदि बात करें फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस के सभी फंड्स एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं और यह फंड भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बहुत ही रीजनेबल लेवल पे है, सिर्फ 35% है, जो कि यह बताता है कि यह फंड एक बार कन्विक्शन के साथ इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा चर्न नहीं करता। जबकि इसी कैटेगरी का लार्ज एंड मिड कैप फंड कैटेगरी का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 167%। तो जिन फंड्स का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कम होता है तो उसके इन्वेस्टर्स को उसका फायदा मिलता है फंड के एक्सपेंस रेशियो के रूप में भी। ऐसे फंड्स का एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम होता है, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है सिर्फ 0.55%, जबकि लार्ज एंड मिड कैप फंड कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो है 0.78%। फंड फुल्ली इन्वेस्टेड है और 98% इसके फंड का इन्वेस्टेड है इक्विटीज में। कि यदि मार्केट में बुलिश ट्रेंड जो अभी एक सप्ताह पहले ही शुरू हुई है जारी रहती है तो इस फंड को उससे पूरा बेनिफिट उठाने के लिए यह फंड पूरी तरह तैयार है। किसी भी फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसी है यह जानने के लिए यह देखना आवश्यक होता है कि उस फंड के पोर्टफोलियो में कंसंट्रेशन ऑफ स्टॉक कैसा है, क्योंकि जो फंड एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं उनके पोर्टफोलियो में कंसंट्रेशन ऑफ स्टॉक्स बहुत ज्यादा होता है और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड की स्थिति भी यही है। इसने सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रखा है 34 शेयर्स में, जबकि कैटेगरी का एवरेज है 75, तो काफी कम है, आधे से भी कम है, जो यह दर्शाता है कि यह फंड बहुत ही एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करता है, कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखता है, जिसके चलते यदि उन शेयर्स में अच्छा परफॉर्मेंस आता है तो इसको एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है एनएवी में उछाल के रूप में। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जितना ज्यादा आप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, जितना ज्यादा स्टॉक्स किसी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में होंगे, उतने ही उसके रिटर्न्स डाइल्यूट होते चले जाएंगे। तो कंसंट्रेशन पोर्टफोलियो का यही फायदा होता है कि म्यूचुअल फंड कुछ ही हाई ग्रोथ शेयर्स में इन्वेस्ट करता है और जिसके चलते जब उन शेयर्स में बुलिश ट्रेंड आती है तो उस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस अपनी कैटेगरी के दूसरे फंड से काफी अच्छी होती है। इसके साथ ही क्योंकि यह फंड ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करता है तो इस फंड का पी रेशियो मीन्स इस फंड के पोर्टफोलियो का पी रेशियो भी काफी हाई है, जो कि है 51। लेकिन यहाँ पर यह बात भी इन्वेस्टर्स को समझनी चाहिए कि जो है इसका आउट परफॉर्मेंस ना होता है, कैटेगरी की तुलना में इतना अच्छा फंड परफॉर्म करता है, तो उसका कारण भी यही है क्योंकि जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, जो हाई ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, उनका पी रेशियो मार्केट ज्यादा उन्हें प्रोवाइड करता है और यदि आप हाई ग्रोथ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए जाएंगे तो आपको प्राइस पर समझौता करना ही पड़ेगा। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि आपको कोई अच्छी चीज चाहिए मार्केट में तो वह महंगी ही मिलेगी। तो जो अच्छे शेयर्स होते हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं और भविष्य में भी जिनमें ग्रोथ की अच्छी संभावना होती है, प्रॉफिट्स में भी और उनके रेवेन्यूज में भी, सेल्स में भी, तो जाहिर है कि ऐसे शेयर्स को मार्केट हाई पी प्रोवाइड करता है, वो मार्केट में एक्सपेंसिव ही होते हैं। और यदि इस तरह के शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, हाई ग्रोथ चाहिए आपको अपनी एनएवी में, तो इस तरह के शेयर्स आपको सस्ते मिलने वाले नहीं है। तो इस तरह के फंड्स का पोर्टफोलियो का पी रेशियो हमेशा अधिक रहता है और जैसा कि डिस्कस किया कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इसकी काफी एग्रेसिव है, तो इस फंड ने अपने एयूएम का सिर्फ 37% लगाया है लार्ज कैप में, क्योंकि लार्ज कैप में रिटर्न्स थोड़े मॉडरेट होते हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज है 50%। और वहीं स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है 22%, जहां पर कैटेगरी एवरेज है सिर्फ 12%। मीन्स कि लार्ज कैप में इसने कम पैसा लगाया है और स्मॉल कैप में ज्यादा लगाया है और बाकी का मिड कैप में लगाया है। तो यह भी दर्शाता है कि ये एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करता है अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने के लिए। तो कंक्लूजन के रूप में कहा जा सकता है कि यदि आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और लमसम करने के लिए सोच रहे हैं तो यह फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहां पर कि इसकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रहती है। लेकिन इस समय इसकी एनएवी में जो गिरावट आई हुई है उसका फायदा उठाते हुए आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यदि आप लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो कभी भी अपने फंड को एक साथ एक बार में किसी फंड में इन्वेस्ट मत करिए, बल्कि उस फंड को कुछ इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर लीजिए, 3 इंस्टॉलमेंट, 6 इंस्टॉलमेंट, 10 इंस्टॉलमेंट्स, अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से, अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से
और हर महीने उस अमाउंट को इन्वेस्ट करते रहिए, जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट की एवरेजिंग हो जाएगी और आपका सारा का सारा इन्वेस्टमेंट मार्केट के टॉप पे या बहुत हाई प्राइस पर नहीं होगा। क्योंकि मार्केट में रिकवरी जरूर है पिछले एक सप्ताह से, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि मार्केट में कब डाउनटर्न आ जाए और कब फिर रिकवरी आ जाए। तो जब आप हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एवरेज आउट होके एक आपको रीजनेबल प्राइस पे इन्वेस्टमेंट आपका हो जाता है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है।